गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और पिछले 3 चैप्टर का रिस्पॉन्स आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज चैप्टर 4 में आज हम जो पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो मैंने कोशिश करी है कि इस चैप्टर को मैं पिछले अन्य चैप्टरों से काफ़ी इंटरेस्टिंग करूँ। और आज जो हमारा जो चैप्टर है वो मात्र एक चैप्टर नहीं है आप लोग के लिए, यह एक आपकी ज़िंदगी बदलने की किताब मैं कह सकता हूँ। और जो यहाँ पर मैंने 2 ये डायग्राम बनाए हैं, आप इन 2 डायग्राम को कभी आप फुर्सत के क्षणों में ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उद्यमिता कौशल। तो उद्यमिता कौशल समझने से पहले हमें उद्यमिता क्या होती है वो समझना होगा, और उद्यमिता के पहले भी हमें उद्यमी और उद्यम को समझना होगा। इंग्लिश में उद्यमिता को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बोलते हैं। और यह एक कौशल है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, इस स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा आम इंसान होता है जो एक छोटे से आइडिया पर काम करके उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है। जो ये बात लिखी गई है इसका मतलब यह हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जॉब ढूंढने के बजाय जॉब देने वाला बनता है। मतलब उसके पास एक ऐसा आइडिया होता है जो जो जन समस्या को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप वह प्रक्रिया या कार्य है जिसके बदौलत वह बड़ा बिजनेस बन जाता है। मतलब इन दोनों में फ़र्क ये हो गया कि एंटरप्रेन्योर एक इंसान हो जाएगा और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जो हो जाएगी वो एक प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब उद्यमी जो होता है एक इंसान होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता जो होती है एक प्रक्रिया होती है। जो उसके पास आइडिया होता है उसको वो बिजनेस में बदलता है। और एंटरप्राइज जो हम लोग सुने रहते हैं कि उसको हिंदी में हम लोग उद्यम बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के जरिए आप इन तीनों जो टर्म्स हैं उसको अच्छे से समझिएगा। उद्यमी, उसको इंग्लिश में हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमिता बोलते हैं, और उद्यम को एंटरप्राइज बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। एक्चुअली हमारे जो जिंदगी होती है उसमें जो जन समस्याएं होती हैं, जो लोगों की समस्याएं होती हैं, अगर उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम कोई एक ऐसा आइडिया विकसित करें, एक कोई ऐसी सोच विकसित करें जिससे उस समस्या से निजात प्राप्त कर सकें, और वो उसके लिए हम एक बिजनेस मॉडल तैयार करें। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये चाहे रतन टाटा जी हैं, कुछ लोगों को आप पहले से ही जानते होंगे, तो ये लोग शुरू में पहले एंटरप्रेन्योर ही थे। इन सभी ने शुरू में कोई एक ऐसा आइडिया, कोई एक ऐसी, उनके पास कोई एक ऐसी टेक्निक जिसको उन्होंने पूरी तरीके से डेवलप करके पूरे जन समुदाय का कल्याण किया, और फिर उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे फेमस इंडियन एंटरप्रेन्योर जो हैं यहाँ पर रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं, और नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के मालिक हैं। इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और अजीम प्रेम जी जो विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं। आनंद महिंद्रा, इनको तो सभी लोग जानते हैं, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है महिंद्रा की, तो इस कंपनी के मालिक हैं। मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। लक्ष्मी मित्तल जो है ये स्टील कंपनी जो मित्तल ग्रुप है उसके मालिक हैं। ये जो 2 लोग हैं, मैं इन दोनों लोग के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद स्वयं से सर्च करें, और अगर कोई जानता है इनके बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये लोग कौन है। मैं बता दूं, ये दोनों लोग अपने भारत के इस समय के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और इनका सिक्का चल रहा है आज के टाइम में इंडिया में। विजय शेखर शर्मा और सचिन बंसल। सचिन बंसल के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस किया है क्लास में, तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप नहीं जानते इन दोनों लोगों के बारे में तो आप जरूर नेट पे जरूर सर्च करें। अगर हम फेमस वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसमें जेफ बेजोस आते हैं, और स्टीव जॉब्स। जेफ बेजोस कौन है? अच्छा, एक मैं जो बता रहा हूँ कि एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुना दूं कि जो जेफ बेजोस थे 1992 के
या 93 के आसपास ये अमेरिका में रहते थे। उस समय अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने के शौकीन हुआ करते थे, आज भी हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब कोई किताब का प्रेमी है तो किसी दुकान पर जाता था, उसे जो किताब चाहिए थी वो अगर 3-4 किताबों को पसंद करता है तो ज़रूरी नहीं था कि वो सारी चारों किताबें एक दुकान पे मिल जाती थी। तो लोगों की समस्याएँ होती थी कि हमारी जो पसंद की 4, 5 या 6 किताबें हैं वो एक दुकान पे नहीं मिलती हैं। तो जेफ बेज़ोस ने क्या किया था, उन्होंने सोचा था कि अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम निकाल दूँ जिससे मैं एक ही जगह से सभी लोगों की किताबों को पहुँचा सकूँ। मतलब लोगों को दर-बदर भटकना ना पड़े, और तभी उनके दिमाग की बत्ती खुली थी और अमेज़न.कॉम का उन्होंने निर्माण किया था 1994 में। तो आपको मैं बता दूँ, जो आज की इंडिया में भी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है अमेज़न.कॉम, जो ई-कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर खोल दिया और वहीं से उन्होंने लोगों के घर-घर जाकर किताबें बेचनी शुरू कर दी। तभी से वो आइडिया इतना पॉपुलर हुआ कि हर एक कंट्री इसको अपनाने लगा। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है। मार्क जुकरबर्ग जो यहाँ पर फेसबुक हम लोग चलाते हैं उसके मालिक हैं, और वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर हैं। इन सबका फोटो एक फ्रेम में लगाने का मेरा एकमात्र मकसद ये है कि ये लोग बहुत बड़े एक तरीके से बिजनेसमैन है पूरे वर्ल्ड में, और आप किसी भी एक यहाँ पे शख्स की आप फोटो या नाम नेट पे सर्च कर लीजिए और किसी भी एक की जीवनी पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे वो वर्ल्ड के हो, चाहे वो इंडियंस हो, आप किसी की भी एक नाम को गूगल पे सर्च करिए या यूट्यूब पर देखिए और इनकी स्टोरी, इनकी जीवनी देखिए, पढ़िए कि कैसे इन्होंने अपने ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में संघर्ष और मेहनत से इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। ठीक है? तो आप पाएँगे कि जो इनकी जो प्रोसेस जो थी बनने की, एक बिज़नेसमैन बनने की, वो एक छोटी-सी आइडिया, एक छोटे से प्रयास से थी। मतलब एक छोटा-सा प्रयास आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, और एक कड़ा संघर्ष। तो किसी ने ठीक कहा है, समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छुपी उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है, और सृजन में झेलता जो कष्ट छेनी की हथौड़ी से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो ये सभी लोग एक तरीके से भगवान हैं जिन्होंने कर्म की पूजा की है, और ढोंग और आडंबरों में न रहकर इन्होंने पूरे जन कल्याण की एक नीति अपनाई है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो सभी लोग समाज की कहीं न कहीं भलाई कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उसके लिए वो लोग पैसा ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने चीज़ों को आसान बनाया है, लोगों को एक तरीके से जागरूक किया है। तो आप ज़रूर इनकी जीवनी पढ़िए, जिससे कि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग, एन एंटरप्रेन्योर इम्पोर्टेंट स्किल्स। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट स्किल होनी चाहिए, वो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ आप विकसित करके, वो चीज़ आप समझ के आप अपने अंदर भी एक वो कला डेवलप कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है? बॉस और लीडर में फ़र्क होता है। लीडर जो होता है सबको साथ लेके चलता है। बॉस जो होता है हमेशा ऑर्डर जमाता है। तो इसमें फ़र्क ज़रूर समझिएगा। लीडर जो होता है, हमेशा आप लीडर बनने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके नीचे के जो लोग हैं वो आपके साथ चल सकें। हमेशा उनके जब उनका मनोबल टूटे तो आप उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कीजिएगा। टीम वर्क में काम किया जाता है एक तरीके से, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आपके सोचने का जो तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया जैसे सोचती है आप वैसे ही सोचें। असफलता से सीख लें और आगे बढ़ें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, मतलब आपका जो आत्मविश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए। आपको लगातार अगर असफलता मिल रही है, लगातार आप किसी प्रयास में असफल हो जा रहे हैं, फिर भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आप उस छोटे अपने आइडिया को, जो आपने कभी 6 बाय 6 रूम में, अब मैंने पिछली स्लाइड पे जितने लोगों की फ़ोटो दिखाई थी, इन्होंने जो भी जिस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिस आइडिया से ये लोग एक बड़े आदमी बने, वो आइडिया इन्होंने 6 बाय 6 के रूम में ली थी। एक छोटे से कमरे में जब ये लोग रहते थे अपने छात्र जीवन में, तब जाकर इन्होंने वो आइडिया बनाया था कि हमें कभी कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे बिज़नेसमैन बन सकें। फेल होने का जो डर रहता है, आपके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप फेल होने से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएँगे, एक अच्छे उद्यमी नहीं बन पाएँगे। जिस काम को करने वाले हों, उस काम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, आपको वही करनी चाहिए।
कभी भी ज़बरदस्ती या किसी को देखा-देखी अगर आप करते हैं कि हम उसकी देखकर हम भी एक अच्छे उद्यमी बन जाएँगे, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं। आपको जो पसंद है, आप वही करें। आज अच्छा ये कि ये नोट है बस आपके जनरल नॉलेज के लिए है। जो आप आईटीआई में पढ़ते हैं, जो आपकी आईटीआई होती है, आईटीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सब जो आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो आईटीआई भी है वो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है? उसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसडीई बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की, वो है टारगेट प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब जो आपका लक्ष्य है, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और उसके अनुसार आप अपनी योजना बनाइए और टारगेट को प्राप्त प्राप्त कीजिए। आपका एम साफ होना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम साफ होना चाहिए। लक्ष्य जो है बिल्कुल आपका सटीक होना चाहिए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए। एक कविता है, मुझे देखो कभी भी मैं जब कभी ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग करने वाली कविता है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उठकर गिरना, गिरकर उठना। तो आपको भी ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जिससे आपको प्रेरणा मिले और आप अपने बुरे समय में एक निजात पा सकें और एक कठिन परिश्रम कर सकें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह पर फ़ोकस करना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक फ़ोकस्ड लाइफ़ को जीता है। आपको समय-समय पर रिस्क लेना भी आना चाहिए। रिस्क से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिस्क लेना नहीं जानता वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एक जो उद्यमी होता है उसको हर जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने से डरेगा तो एक अच्छा उद्यमी नहीं बन पाएगा। ठीक है? अपने लक को ज़्यादा अहमियत न देते हुए अपने मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। कभी भी लक पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है? आप जो परिश्रम करते हैं, ठीक है? आपको अपने परिश्रम पे बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। ठीक है? दुनिया जो कहती है उसको कहने दीजिए। आप परिश्रम करते जाइए, आप एक सफल उद्यमी अवश्य बनेंगे। तो ये सब सारे पॉइंट्स थे एक सफल उद्यमी के। ठीक है? अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ये क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और आईटीआई में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कई बार पूछा गया है। इसके अलग-अलग साल अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इसकी सहायता से हम अपनी खूबियों मतलब स्ट्रेंथ, कमजोरियों मतलब वीकनेस, अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटी और चुनौती मतलब थ्रेट के बारे में जान सकते हैं। हर एक इंसान को इस एनालिसिस को करना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक कोई भी बिज़नेसमैन है या एक एंटरप्रेन्योर है, तो वो इस एनालिसिस को करता है, जिससे वो अपनी जो खूबियाँ हैं, जो उसकी शक्तियाँ हैं, जो उसके स्ट्रेंथ है और जो उसके वीकनेस है, अपने अपनी वो शक्तियों और कमज़ोरियों को पहचान कर उसके अनुरूप काम करता है। वो देखता है कि मेरी कोई एक कमज़ोरी है, वो मुझे अगले महीने से या अगले साल से मुझे इसको नहीं करना है, और फिर मुझे अपने जो बिज़नेस में लॉस हो रहा था, उसको मुझे घटाना है। तो एक छात्र के रूप में आप भी इस एनालिसिस को कर सकते हो, और मैं इसका तरीका बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप इतना समझ लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चारों चीज़ आप याद कर लीजिएगा। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ओ का मतलब होता है वीकनेस, और डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, और ओ का मतलब होता है अपॉर्च्युनिटीज़, और टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है? और इसका आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, वो चीज़ मैं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। और कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इन चारों शब्दों का, चारों लेटर का मतलब ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है? और अगली स्लाइड में है ट्राई दिस टेक्निक फॉर अ बेटर फ्यूचर। मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ़ आपका पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए नहीं है। मैं शुरू में ही बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है, वो आपका लाइफ़ बदलने का लेसन हो सकता है। तो अगर जो मैं अगली टेक्निक आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उसको बहुत गंभीरता से लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा। तो देखते हैं क्या है। ये लोग आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। सबसे पहले एक पेन और कागज़ साथ में ले लें और किसी एक एकांत और शांत जगह पर चले जाएँ। यह शांत जगह आपका कमरा, छत कुछ भी हो सकता है। और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ूँगा। आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा और सारी चीज़ें पढ़कर और फिर उसके अनुरूप कीजिएगा। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, और आप उसको लास्ट में इसका क्या एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मैं सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर उसे अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको जो
जगह चुननी है, बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल आपका वहाँ पे कोई ना हो, कोई शोरगुल ना हो रहा हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप सवालों के आप इसमें जो उत्तर दें, जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊँगा कुछ क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? आपको जो स्वयं से पूछने हैं, उसकी जो आप उत्तर दें, जो उसको उत्तर दें, बिल्कुल निष्पक्षता और ईमानदारी से देने का प्रयास करें, ठीक है? कभी भी झूठ और कोई भी उसमें आप बनावटी चीज़ ना लिखें, ठीक है? और जवाब लिखने में किसी तरह की जल्दीबाज़ी ना करें, पूरा सोचें, बिल्कुल पूरा समय लें। अगर आपका 1 दिन में नहीं पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 दिन लें, 3 दिन लें, 4 दिन लें, लेकिन आप बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ और बिल्कुल बिल्कुल भी जल्दीबाज़ी ना करें। तब जाके ये आपका प्रैक्टिकल जो होगा सक्सेसफुल होगा और आप उसके अनुरूप आप काम कर पाओगे, ठीक है? तो आपने ऐसा कर लेना है पूरा पढ़कर, ठीक? और फिर जो आपका जो अगला स्लाइड है, आप पूरा पढ़िएगा पहले, इसके पिछले वाले स्लाइड को पूरा, फिर उसके बाद वो कीजिएगा। उसके बाद ये अगली स्लाइड पे आपका जो मैंने बताया था कि आपने जो पिछले स्लाइड में पढ़ा होगा कि एक पेपर के 4 हिस्से करने हैं, तो पहले पेपर में जो आपने एस लिखा है स्ट्रेंथ, तो आप अपने स्वयं से ये सारे 4 जो क्वेश्चन है करिए। जो भी 4 क्वेश्चन है और इन 4 क्वेश्चनों का अपने मन में उत्तर दीजिए और मन में जो उत्तर आ रहा है, उस उत्तर को उस पेज के पहले वाले खाने पे लिखिए जिस पे आपने एस लिखा है। तो ये चारों के उत्तर आप उस पे लिखेंगे, ठीक है? और अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप थोड़ा समय लें। आप सोचें, बिल्कुल भी अच्छे से सोचें और उसका उत्तर लिखें, ठीक? फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है पेज का आपका जो आपने 4 टुकड़े किए हैं, तो जो दूसरा टुकड़ा है उसपे आप इन अगले 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है? 5, 6, 7 और 8, ठीक? इसी तरह तीसरे टुकड़े पे आप इन 3 क्वेश्चनों के आंसर लिखें, जिस पे आपने ओ लिखा है अपॉर्चुनिटी। इसी तरह चौथे टुकड़े पे आप ये 4 क्वेश्चनों के आंसर लिखें, ठीक? जब आपकी ये टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं चारों टुकड़ों पे, तो आप अगली स्लाइड पे जाएं और यहां पर ये एनालिसिस करें। अब लिखे गए आपके इन जवाबों को 2-3 बार तसल्ली से पढ़ें, बहुत ही तसल्ली से पढ़ें। कभी भी कोई भी चीज आपको पहली बात तो झूठ नहीं लिखना है उस पे और ना ही जल्दीबाजी करनी है, ठीक है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एस के हिस्से में जितने जवाब हैं वो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपके सहायक तत्व हैं। तो आपका जो भी आंसर आया है आप एस, मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो दो चीजें, जो आपका एस का टुकड़ा है एस और ओ, इनको आप अपने कमरे में चिपका लीजिएगा या अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। जैसे भी ये एस और ओ जो हैं आपके बहुत बड़े मित्र हैं, आपकी ये यूएसपी है, ठीक है? जो भी आपका आंसर आया है, मुझे नहीं पता क्या आया है, लेकिन आप एस और ओ को अपने साथ बिल्कुल जिंदगी भर रखिएगा। ये आपके यूएसपी हैं, ठीक है? और डब्ल्यू वाले हिस्से में लिखे हुए जवाब आपकी असफलता और अच्छे काम में बाधक तत्व हैं, ठीक है? तो जो आपकी सफलता है और अच्छे काम है उसमें ये बाधक होते हैं डब्ल्यू, ठीक? और टी जो होता है ये भी आपकी सफलता की राह के कांटे हैं। तो आपको डब्ल्यू और टी को भी जानना है क्योंकि आपकी सफलता के बीच में ये रोड़े हैं, तो इनकी भी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है अपनी जिंदगी में, ठीक है? तो एस और ओ आपको जिंदगी में हमेशा आगे को बढ़ाएंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देंगे, ठीक? और डब्ल्यू और टी आपको सचेत करते रहेंगे कि आपकी जिंदगी में ये कांटा है, आपकी जिंदगी में ये कमी है, तो उनको दूर करिए। तो डब्ल्यू और टी के जो आपके जो पॉइंट्स हैं आप उनको दूर कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो, ठीक? तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और बच्चों मैं आपको फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, कई बार देखिएगा, जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार देखिएगा और इसमें से 2 चीज़ें ज़रूर आप करिएगा। एक जो मैंने ये प्रैक्टिकल बताया है वो, और एक चीज़ जो ये मैंने एक फ्रेम में मेरा एक कारण है। इस पूरे जितने भी ये बड़े लेजेंड हैं, मैं इनको लेजेंड कहता हूँ, ये जितने लेजेंड हैं आप इनकी जीवनी पढ़ लेना, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े एक तरीके से इन्होंने समाज सुधारक के तौर पे काम किया है, तो आप इनकी जीवनी पढ़ लेना, ठीक है? और एक जो पहले पेज पे मैंने दिखाया था कि इन 2 जो फ़ोटो हैं, उनको कभी आप फुर्सत के क्षणों में देखिएगा ध्यान से, एक-एक चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा ज़ूम करके, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस एक स्लाइड में, इस एक सेशन में मैंने बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ इससे पूछना हो, कुछ कुछ समझना हो, कोई चीज़ आपको आपके ज़हन में रह गई हो, तो आप मुझे इस नंबर या इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और यथासंभव मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।
और साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और भी दूसरे लोगों को इस चैनल के बारे में बताएँ जिससे कि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। थैंक यू सो मच।